स्टार्ट हो गया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग एक एक एल्गोरिदम से। उसको अच्छे से समझेंगे, वो समझ में आ गया, उसके बाद एक प्रोजेक्ट देख लेंगे। ठीक है, आज का यही अपना एजेंडा है। मशीन लर्निंग शायद हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक, कोई आइडिया है, कोई बोल सकता है मशीन लर्निंग? एक एक ही लाइन है क्या है? एक ही लाइन है। कोई ट्राई करेगा? नहीं? ठीक है। मुझे आप बस एक बात का कंफर्मेशन दो। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग ये सब का डिफरेंशिएशन हमने देखा है क्या सेशन में कभी? यस और नो? सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, लेबल डेटा, अनलेबल डेटा, कभी किया है ये हमने डिस्कस? ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने नहीं किया है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो मशीन लर्निंग का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मशीन को हमें सिखाना है। मशीन को हमें क्या करना है? सिखाना है। ठीक है, तो मशीन सीखता किससे है? डेटा से। मशीन सीखता कैसे? इनफैक्ट दुनिया में जो भी लर्निंग होती है ना, वो डेटा से ही होती है। अगर आपका ब्रेन का एग्जांपल लूं मैं, ह्यूमन ब्रेन, तो हम भी डेटा से ही सीखते हैं। ठीक है, अब आपको मशीन को सिखाना डेटा से। डेटा तो आपको पता है क्या होता है, कहां से आता है। मशीन कैसे सीखता है? तो अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। बहुत ही फास्ट एक डिस्कशन कर लेता हूं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स और अनसुपरवाइज का। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड एमएल एल्गोरिदम्स, दो टाइप के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, और भी होते हैं, उसका डिस्कशन आज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका री लर्निंग भी आ जाता है। ठीक है, री यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन सिस्टम भी आता है, उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन डिस्कशन ये है, सुपरवाइज लर्निंग मतलब लेबल्ड डेटा। सुपरवाइज लर्निंग मतलब लेबल्ड डेटा। जब आपके डेटा में ऑलरेडी लेबल हो, जैसे कि आपको एक डेटा दिया है। ठीक है, डेटा में आपको प्रिडिक्ट करना है फ्रूट। आपको प्रिडिक्ट करना है फ्रूट। आपको उसका कलर, साइज और सीजन, ये डेटा में है। और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा फ्रूट है ना? तो ये एक लेबल्ड डेटा है। यहाँ पे आपको इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये पहले से पता है। और तब आप मशीन को ट्रेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जहां पे आपको इनपुट और आउटपुट का अंदाजा पहले से है। जैसे कि कार प्राइस प्रिडिक्शन, है ना? जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। जैसे कि कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम हो गया। अब सुपरवाइज में दो चीज आता है, क्लासिफिकेशन या तो रिग्रेशन। या तो रिग्रेशन। ठीक है, तो क्लासिक रिग्रेशन मतलब बहुत सिंपल होता है। जब आपका आउटपुट जब आपका आउटपुट एक कंटिन्यूअस इंटीजर हो, मतलब जैसे कि 17, 18, 25, मतलब कुछ भी हो, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है। अब ये हाउस प्राइस कुछ भी हो सकता है, 55,000, 5 लाख, 15 लाख, 20,390। तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन मतलब यस और नो, है ना? फिर बेसिकली फ्रूट्स का अगर मेरे को डिटेक्ट करना है, स्पैम और नॉट स्पैम मैसेज जो आ रहा है, वो स्पैम मैसेज है या नॉट स्पैम है। तो ये सारे टाइप क्या होते हैं आपके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अनसुपरवाइज मतलब अनलेबल्ड डेटा। जल्दी से बता देता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा मतलब कि क्या हो जाएगा? जैसे आपको क्लस्टरिंग करना है, क्लस्टरिंग, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लस्टरिंग।
इसमें क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को क्लस्टर करना चाहते हो कि मेरे अमीर कस्टमर्स कौन है, गरीब कस्टमर्स कौन है, या गरीब नहीं मतलब ज्यादा पैसा कौन खर्च करते हैं, कम कौन खर्च, तो हमें पहले से नहीं पता होता ना कि कौन सा कस्टमर कौन से क्लस्टर पे बिलोंग करेगा। वो तो लेबल है नहीं, वो तो हम बनाते हैं। तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर। ठीक है। आज हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में रिग्रेशन में एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो मशीन लर्निंग का हेलो वर्ल्ड है। मतलब कोई भी मशीन लर्निंग स्टार्ट करता है इसी एल्गोरिदम से स्टार्ट करता है। और पहला एमएल एल्गोरिदम जो आज पढ़ने वाले हैं हम, वो है लीनियर रिग्रेशन। या इरेजर नहीं है क्या? इरेजर नहीं है शायद। हाँ ये है। चलो, एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन नाम है, बट और अच्छा नाम मैं इसको दूं तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में। तो लीनियर रिग्रेशन पहले मैं आपको बता दूं, ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है। और ये रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब लीनियर रिग्रेशन के तीन टाइप होते हैं। ठीक है। आपका लीनियर रिग्रेशन का तीन टाइप होता है। पहला जो होता है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तीसरा जो होता है वो होता है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। अगर आज मैं आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ाऊंगा, बट अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे उतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले मैं आपको देखो बता दूं सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है। बहुत ही बेसिक। एक इनपुट कॉलम है। ठीक है। वन इनपुट कॉलम एंड वन आउटपुट कॉलम। वन इनपुट कॉलम एंड वन आउटपुट कॉलम। वो है आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मान लो आपके पास एक डेटा है। ठीक है। उस डेटा में इनपुट है आपका सीजीपीए। ठीक है। किसी स्टूडेंट का सीजीपीए, और आउटपुट है उसका पैकेज। मतलब उसका मान लो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तो उसका पैकेज क्या है? तो मान लो जिसका सीजीपीए 7.7 था उसको 3.5 का पैकेज मिला। ठीक है। 8.5 वाले को 4.2 का पैकेज मिला, जो भी है। तो आपका ये सिंपल इनपुट बन गया आपका ये, और ये आपका क्या बन गया? आउटपुट बन गया। तो ये सेम वन इनपुट है और वन आउटपुट है, तो ये हैंडल हो जाएगा आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में सिंपल हो जाएगा मल्टीपल मल्टीपल इनपुट। मल्टीपल इनपुट। और पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन पे हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आप मेरे साथ, क्योंकि मैं इसका मैथमेटिक्स डेरिवेशन भी करूंगा इस एल्गोरिथम का, तो अगर आप मेरे साथ मैथ्स इसका नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। फिर आ जाता है आपका मल्टी पॉलिनॉमियल, जो कि आते हैं उसको थोड़ी देर में। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा है। इससे पता क्या चला देखो, मान लो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बच्चे का सीजीपीए ले लिया आपने। ठीक है। और क्या ले लिया? मान लो उसका जेंडर ले लिया, उसका 12th का परसेंटेज ले लिया। ठीक है। फिर वो कौन से स्टेट का बच्चा है वो ले लिया। और उसके बाद आपने प्रिडिक्ट किया कि पैकेज क्या है। पैकेज क्या है। ठीक है। तो ये आपका डेटा है। तो ये क्या है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन सिंपल है, एक इनपुट कॉलम और एक आउटपुट कॉलम। अभी देखो फर्क क्या है। फर्क ये है कि यहाँ पे जो पैकेज है, यहाँ पे जो पैकेज है वो सिर्फ डिपेंडेंट है सीजीपीए पे।
वो डिपेंडेंट है सीजीपीए पे, और यहाँ पे जो पैकेज है वो डिपेंडेंट है सीजीपीए पे और जेंडर पे और 12th के परसेंटेज से और स्टेट पे। तो जब बच्चे का 4 इंफॉर्मेशन मेरे को पता होगा तो मैं उसका पैकेज बता सकता हूँ। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पे पैकेज बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, ये केस 1 है और ये केस 2 है, अच्छी एक्यूरेसी कहाँ मिलेगी, मतलब रियल वर्ल्ड डेटा पे ज्यादा सेंस कहाँ बन रहा है, 1 में या 2 में? कोई बता सकता है? फर्स्ट केस में आपको लग रहा है कि थोड़ा अच्छा मॉडल बनेगा, सेकंड केस में? एनीवन? मैं बोलूँ सेकंड में, यस और नो? कमेंट किया है वन, अच्छा रॉय सिंह के अकॉर्डिंग वन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं वन नहीं है, उसका रीजन देता हूँ। जितने ज्यादा आपके फैक्टर्स होंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा ना, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ये सारी चीजों पे आपका पैकेज डिपेंड करता है, सीजीपी पे अलोन डिपेंड तो नहीं करता वो। ठीक है, तो आप इनपुट फीचर जितना एक्यूरेट और अच्छा रखोगे आपका मॉडल उतना ही अच्छा ट्रेन होगा। ठीक है, अब हम लोग लीनियर रिग्रेशन पे आ जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको लीनियर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब नॉन लीनियर डेटा। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब नॉन लीनियर डेटा, उसका डिस्कशन हम आज तो नहीं करेंगे, नॉन लीनियर डेटा। और और भी होते हैं जैसे लासो रिग्रेशन, ठीक है, और होता है रिज रिग्रेशन। ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन है, ये L1 नॉर्मलाइजेशन है, L2, इसका डिस्कशन आज पॉसिबल नहीं है। मेन हमारा डिस्कशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इसका पूरा मैथमेटिक्स में आपको सिखाऊंगा और फिर हम इसको कोड करके देखेंगे, और इसका कोड हम खुद लिखेंगे और sklearn का लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करके कंपेयर करेंगे क्या हमारा कोड का आउटपुट और sklearn लाइब्रेरी का कोड का आउटपुट सेम है या नहीं। ठीक है? एक सेकेंड। हेलो। हाँ मैं कॉलेज में। हाँ हाँ। मेरा एक्चुअली एड ऑन कोर्स का लेक्चर है अभी 1 से 3। तो हाँ तुम कीजिए। ये मैं ऊपर ही हूँ, मेरे को। हाँ हाँ हाँ। फिर ओके, चलो वापस आते हैं। तो सिंपल सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या, मल्टीपल, वो सब अपने को क्लैरिटी है। अब लीनियर रिग्रेशन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है क्या, मशीन सीखेगा कैसे, और इसके पीछे का थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेता हूँ मैं सिंपल। अगर आप में से किसी का पेन और पेपर है तो प्लीज मेरे साथ फॉलो करें, नहीं है तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सबसे पहली चीज है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो अपन एक काम तो पता है अपने को, एक इनपुट कॉलम होगा हमारे पास और एक आउटपुट कॉलम होगा। फर्स्ट आपके पास कोई भी डेटा हो, आप उसको प्लॉट कर लो। ठीक है, डेटा को प्लॉट करके देख लो कि डेटा कैसा दिख रहा है। ठीक है, मान लो डेटा ऐसा दिख रहा है। मैंने कोड करके रखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये अपना डेटा है, ये अपना डेटा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट मैं वहां पे चिपका देता हूँ। ये अपना डेटा अपने पास है। अब हम इससे रिग्रेशन कैसे लगाएंगे देखो। ठीक है, ये डेटा अपने पास, डेटा से मेरे को एक चीज तो पता चल रहा है, ये सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा है। क्या है ये? सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा। सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा। लीनियर डेटा, लीनियर डेटा मतलब क्या है? लीनियर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा लीनियर डेटा क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, एक डेटा है जो ऐसा है। ये सर्कुलर टाइप डेटा है, यस और नो? ये लीनियर नहीं है। ये जो डेटा है वो ऐसा है। ये डेटा अगर आप देखो तो एक लीनियर फैशन में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे जैसे सीजीपीए मेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे पैकेज भी मेरा बढ़ रहा है। और एक लीनियर टाइप का डेटा आपको मिला, कहीं पे भी एक है ना,
क्लस्टर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये लीनियर डेटा है। तो यहाँ पे मेरा लीनियर रिग्रेशन तो काम कर जाएगा, इतना मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन लीनियर डेटा पे ही काम करता है। खैर पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उतना अच्छा नहीं है वो, उसलिए हमारे पास दूसरे एल्गोरिथम्स पड़े हुए हैं। अभी मैं बात करता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन काम कर रहा है, यहाँ पे करेगा। अब देखो मुझे करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे बनाना है एक लाइन, मुझे ड्रॉ करना है एक लाइन, सिंपल लाइन। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा, इस लाइन को मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इस लाइन को मैं बेस्ट फिट लाइन बोलता हूँ। बेस्ट फिट, इस लाइन को मुझे ढूंढना है, इस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है। डेटा गिवन है लाइन ड्रॉ। जैसे ही आपने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया, आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया। कैसे मैं आपको समझाऊंगा, धीरे ध्यान से देखना है लाइन का मतलब क्या। देखो देखो लाइन का मतलब पता था। मान लो ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा है हमारे पास, और हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर दिया डेटा पे और एक लाइन मिल गया। अब मेरे को एक नया इनपुट आया, वो इनपुट ये है, मान लो ये, ठीक है, ये एक सीजीपीए मान लो 8.8। मतलब मेरे मॉडल को किसी ने बोला कि मेरा जो सीजीपीए है वो 8.8 है, वो मेरे को मॉडल को मिला। अब मेरा मॉडल का काम है कि वो प्रिडिक्ट करे, वो क्या करे, प्रिडिक्ट। और प्रिडिक्ट क्या करना है उसको, पैकेज। प्रिडिक्ट क्या करना है उसको, पैकेज। तो क्योंकि लाइन मेरे मॉडल को पता है, तो मेरा मॉडल लाइन के पास जाएगा, ऐसा ऊपर 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 जाएगा, तो ऊपर जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि इस लाइन के हिसाब से, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, इस लाइन के हिसाब से जब आपका सीजीपीए 8.8 है, तब जो पैकेज निकल के आ रहा है, वो पैकेज जो निकल के आ रहा है दैट इज 4 LP, दैट इज 4 LP। तो मेरा मॉडल बोलेगा कि आपका 4 LPA का पैकेज है, ठीक है, 4 LPA का पैकेज। मतलब 8.8 सीजीपीए का पैकेज 4 है, ये पता कैसे चला, विद द हेल्प ऑफ बेस्ट फिट लाइन, विद द हेल्प ऑफ बेस्ट फिट लाइन। और इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। प्रिडिक्शन कैसे हो रहा है समझने में, यस और नो फटाक से कमेंट में, हाँ या ना, प्रिडिक्शन कैसे होता है, यस। आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रिडिक्शन कैसे होता है। ओके, थैंक यू सो मच। प्रिडिक्शन कैसे होता है ये समझ में आया। अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होता है, ये लाइन बना कैसे, और ये लाइन कैसे, यही तो गेम है, इसी को तो हम ट्रेनिंग बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन ढूंढना। और दूसरा सवाल, दो सवाल लिखते हैं हम लोग। पहला सवाल, काम करता हूँ इसको थोड़ा वापस से ब्लैक करता हूँ। पहला सवाल, हाउ टू ड्रॉ रिग्रेशन लाइन, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, why it is known as best fitness, that is the question। ये दो सवाल अपने पास है। अब मुझे एक बात बताओ, कितना मैथमेटिक्स तो हमने सबने पढ़ा है, ये लाइन का जो इक्वेशन है, क्या मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? किसी भी लाइन का ये इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, हाँ या ना, क्लैरिटी। यहाँ पे x एक्सिस पे जो मेरा इनपुट है वो सीजीपीए है, और y एक्सिस जो मेरा आउटपुट है वो पैकेज है। यानी कि मेरा जो पैकेज है, दैट y की जगह पैकेज लेगा, x में सीजीपीए, दैट इज m इंटू सीजीपीए प्लस b। क्या ये मेरा इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट लाइन है? क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा है सबको? अब इनपुट में हमको सीजीपीए मिलेगा और मेरे मॉडल को आउटपुट देना है पैकेज, तो वो सिंपली सीजीपीए को m के साथ मल्टीप्लाई करेगा
और बी को उसमें ऐड कर देगा। यही तो काम कर रहा है मेरा मॉडल। मेरे मॉडल ने 8.8 को 4 कैसे निकाला, 8.8 यहाँ पे रखा और कुछ तो m वैल्यू होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और कोई तो b वैल्यू होगी, उसको ऐड किया, तब जाके 4 आंसर आया। तो बेसिकली मेरा जो यहाँ पे पैकेज है, मेरा जो यहाँ पे पैकेज है, that is nothing but some m multiplied by the CGPA, that is my input। तो मुझे ये भी पता होगा और ट्रेनिंग के दौरान ये भी पता होगा, ठीक है। that would be added to some value b। अब आपको पता है कि b आपका y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, और m आपका स्लोप होता है। तो ये रिग्रेशन लाइन का आपका इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन। अब ये ढूंढते कैसे हो, वही तो मेन बात है। अच्छा मुझे एक क्लैरिटी, एक बात बताओ, सीजी पे जो अपने को गिवन ये डेटा ही है, वो तो क्या मेरे को सिर्फ एम और बी को ढूंढना मेरा मकसद है? क्योंकि एम और बी दो कांस्टेंट है, ये स्लोप कुछ भी हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, ये दो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये दो कांस्टेंट पता चल गया तो वो मैं क्या करूंगा, सीजीपीए से एम को मल्टीप्लाई करूंगा, बी ऐड करूंगा, मेरे को पैकेज मिल जाएगा। यहां तक क्लैरिटी है, हाँ या ना, बस उतना सुनना। क्लैरिटी आ रही है क्या बात हो रही है? ओके परफेक्ट, थैंक यू। अब देखो, अब यही सबसे अच्छा टास्क है अपने को, एम और बी निकालना। मैं कैसे करता हूं मैं आपको बताता हूं। इसके डेरिवेशन पे हम आएंगे, एम और बी कैसे आता है। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एम और बी का अगर आप मतलब जानना चाहते हो, ठीक है, तो उसका कंडीशन ये है कि देखो पहली बात तो सुनो, अलग अलग एम और बी के लिए अलग अलग लाइन बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑरेंज लेता हूँ, ठीक है। मान लो आपने कुछ एम लिया और बी लिया, एक लाइन ऐसा मिला, एक एम और बी पे एक लाइन ऐसा मिल गया आपको, मान लो एक एक ये वाली लाइन मिल गई आपको, ये वाली, एक एम और बी के लिए आपको ये वाली लाइन मिल गई, एक एम और बी के लिए आपको ये वाली लाइन मिल गई। सवाल ये है कि कौन सा एम और बी ले, कौन सा एम और बी ले, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं, हमें ऐसा एम और बी लेना है जिसका एरर सबसे कम हो, जिसका एरर सबसे कम हो। एरर मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो मैं इसको जूम करता हूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एरर कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आप मान लो इस डेटा की बात करूं, इस डेटा, ठीक है, ये डेटा अगर मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करूं यहाँ पे, तो इसका सीजीपीए 9 आ रहा है, इसका सीजीपीए 9 आ रहा है, और इसका जो एक्चुअल पैकेज लगा वो मान लो 3.25 है, ठीक है। इस बंदे का रियल डेटा बता रहा हूं, सीजीपीए 9 है और पैकेज लगा 3.25 का। मैंने जो लाइन बनाया ये मेरा वाला लाइन है, इसमें जब मैंने 9 इनपुट डाला तो मेरे लाइन के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ आएगा वो, और अगर मेरे लाइन को आप कैलकुलेट करोगे तो ये मेरे लाइन ने बोला 4. तो एक्चुअल में पैकेज था 3.25 और मेरे लाइन ने क्या पैकेज दिया 4.25। तो ये मेरा एरर हो गया, ये मेरा एरर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर आप मुझे मुझे एक बात बताओ, ये लाइन मैंने बनाई, ये एक लाइन 1 है और ये मेरा लाइन 2 है, ठीक है। तो लाइन 1 और लाइन 2 है मेरे पास, ये डेटा से एकदम दूर है, ये डेटा से एकदम दूर है, तो इसका एरर बहुत ज्यादा होगा। अगर आप देखो तो 9 के हिसाब से 9 अगर इसमें इसमें इनपुट डालू, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, अगर मैं 9 को इसमें इनपुट डालू, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ 1.7 बता रहा है और एक्चुअल आउटपुट 3.25 था। तो 3.25 और 4.25 में कितना, एक का डिफरेंस है, खाली एक एलपीए का डिफरेंस है, और 1.7 और 3 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, अराउंड 2.5 का डिफरेंस है। तो अपने को एक बात की क्लैरिटी हो गई कि लीनियर रिग्रेशन में जो, इसीलिए मैं इसको
लाइन बोल रहा हूँ और इसको मैं बेस्ट फिट लाइन बोलता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ बेस्ट फिट लाइन, जो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से फिट हो जाए, जो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से फिट हो जाए, वो है मेरा बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एरर ज्यादा था, यहाँ पे एरर कम था, तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वाला लाइन लेना चाहिए। तो अपने को मोटा मोटा बात बता रहा हूँ, अपने को ऐसा एम और बी लेना है, ऐसा लाइन बनाना है जहां पे एरर अपना मिनिमम हो, उसी को हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो ये एम और बी के किस फिलॉसफी से निकालना है, इसके पीछे का सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि एम और बी तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लूंगा और लाइन बना दूंगा और बोलूंगा पैकेज इक्वल टू एम टाइम्स सीजीपीए प्लस बायस। बट उसमें क्या होगा कि वो एम और बी का एरर बहुत ज्यादा होगा। मेरे को ऐसा एम और बी का कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकालना है, ऐसा एम और बी का कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकालना है कि जब मैं उसको लाइन बनाऊं तो वो मेरे डेटा में सबसे मिनिमम एरर दे, मेरा डेटा का मैपिंग और वो लाइन का एकदम सिमिलर हो। ये है लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट, टू फाइंड द बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लैरिटी होगी। ठीक है, ये समझ में आपको एरर क्या होता है, उसको मिनिमाइज करना क्यों है, अपने को एम और बी कैसे निकालना, इतना क्लैरिटी आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं, ये इसका मैथ्स देखते हैं जरा। अब देखिए, थोड़ा सा एक आपको इंट्यूशन दे दूं। एम बेसिकली, एम यहाँ पे आपका वेट का काम कर रहा है, एम आपका वेट का काम कर रहा है, मतलब कि कितना पैकेज एक्चुअली में कितना सीजीपीए के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो एम बहुत बड़ा है, मान लो एम बहुत बड़ा है, तो एम इंटू सीजीपीए बहुत बड़ा होगा, तो बायस ऐड करना ना करने का कोई मतलब ही नहीं बना, नेग्लिजिबल हो गया। अगर एम बहुत छोटा है तो ये टर्म वापस बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपका पूरा पैकेज सिर्फ एक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमको एम का मतलब क्या है, वेटेज, कि सीजीपीए पे कितना निर्धारित है पैकेज। अगर आप बोलो कि भाई सीजीपीए से ही पैकेज डिफाइन होता है, सीजीपीए अच्छा तो पैकेज अच्छा, तो एम की वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी। अगर कोई बोलेगा कि यार सीजीपीए पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे फैक्टर्स हैं, तो सीजीपीए का जो एम है उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। मैं आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ह्यूमन लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, है ये दोनों मैथमेटिकल टर्म्स और इसका मैथ्स दिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, इसके फॉर्मूले पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो मैं खुद भी डिराइव करूंगा, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ। एम और बी निकालने का दो तरीका है। ठीक है, एम और बी निकालने का दो तरीका है। एक है क्लोज फॉर्म सोल्यूशन, नाम से मत डरना, बहुत आसान है। और दूसरा है नॉन क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। ये है, एक एम है और एक बी, क्लोज क्लोज फॉर्म सोल्यूशन और नॉन क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। अब क्लोज फॉर्म सोल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल सोल्यूशन जिसमें आप सॉल्व करते टाइम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और नॉन क्लोज फॉर्म में इंटीग्रेशन हो गया या डेरिवेटिव हो गया, उसका यूज अपने को लगता है। ठीक है, तो बेसिक सा मैथ्स का डेफिनेशन है, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करना। बेसिकली डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर देना। एसके लर्न का जो लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, एसके लर्न का जो लीनियर रिग्रेशन है, वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड फॉलो करता है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ ओएलएस, जिसको मैं बोलता हूँ ओएलएस मेथड। नाम से मत डरना, बहुत आसान है। ओएलएस मतलब ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर।
ओएलएस मेथड, एसक्यूएल लर्न में होता है। आज मैं आपको ओएलएस का मैथ समझाऊंगा, उसका डेरिवेशन समझाऊंगा, और मैं खुद स्क्रैच से ओएलएस मेथड को कोड करके दिखाऊंगा कि कितना सिमिलर है। यहाँ पे जो आता है आपका इंटीग्रेशन डेरिवेशन, उसमें होता है ग्रेडियंट डिसेंट। पता नहीं आप में से किसी ने अगर नाम सुना होगा कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि ओएलएस मेथड लो या ग्रेडियंट डिसेंट, आंसर सेम आता है। ठीक है, आंसर सेम आता है, बट फिर भी ग्रेडियंट डिसेंट इसके लिए बनाया गया क्योंकि जब आप हाई डायमेंशनल में काम करते हो तो वहां पे इंटीग्रेशन लेना, डेरिवेशन लेना आसान हो जाता है, और वहां पे फॉर्मूला से काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हाई डायमेंशन डेटा पे ग्रेडियंट डिसेंट लेते हैं, बट अभी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हाई डायमेंशन नहीं है, तो हम लोग ओएलएस मेथड ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि होता है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। तो पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ और उसके बाद उसके डेरिवेशन पे हम लोग आते हैं। तो फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है। जो आपका बायस बी होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको बायस भी बोलते हैं। बी को जो मैंने वाई इंटरसेप्ट बोला, इसका मशीन लर्निंग में जो टर्म है वो बायस। ये एम है वेटेज, ठीक है, एम क्या है वेट और बी क्या है बायस। ठीक है, तो जो बायस का फॉर्मूला होता है, बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके वाई डैश, मतलब आउटपुट का माइनस एम टाइम्स इनपुट का मान। अब आप बोलोगे सर एम तो है ही नहीं, वो भी ढूंढना है, तो चलो एम का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। एम इज, थोड़ा डरावना दिखता है पर है नहीं, ध्यान से सुनना क्या होगा। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है, तो बेसिकली समेशन का क्राइटेरिया एक्स आई माइनस एक्स डैश इंटू वाई आई माइनस वाई डैश होल अपॉन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बी का होल। ये आपका ओएलएस मेथड है, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एम एंड वाई क्या है आपका आउटपुट है, और वाई डैश क्या है मीन ऑफ आउटपुट, मीन ऑफ आउटपुट, और एक्स क्या है आपका इनपुट है, और एक्स डैश क्या है आपका मीन ऑफ। क्लैरिटी आ रही है? फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया आपने? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन पे आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैथ्स है इसका, मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। ठीक है, इसके डेरिवेशन पे आता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से ही समझाऊंगा। ठीक है, डेरिवेशन पे आता है। चलिए, अब देखो, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक डेटा है, मान लो मेरे पास एक डेटा है। अब ये डेटा पॉइंट्स, मान लो ये मेरा बेस्ट फिट लाइन है, ये मेरा बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, इसको प्लान करें। यहाँ पे मेरे को डेटा दिया है, एक डेटा ये है, एक डेटा ये है, एक डेटा ये है, एक ये है, एक ये। मान लो ये मेरा डेटा गिवन था, ये मेरा बेस्ट फिट लाइन। अब एरर क्या है, ध्यान से देखना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये मेरा एरर है, ये वाला डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखो, मेरा जो ओरिजिनल डेटा था उसका कहना था कि ये मेरा आउटपुट है, और मेरा जो लाइन है उसका कहना है कि ये मेरा आउटपुट है। तो जो एरर आया वो उनके बीच का डिस्टेंस आया। ठीक है, तो जो एरर आया वो उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसको मैं d2 बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को d1 बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को d3 बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को d4 बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को d5 बोल देता हूँ। ये मेरा एरर है। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है मेरे को, वो क्या आ रहा है, d1 प्लस d2 से लेकर dn। पर मशीन लर्निंग में क्या किया गया, एरर को उन्होंने बोला आप एक काम करो,
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर से लेकर dn स्क्वायर का समेशन कर दो। देखो कायदे से तो यही है, बट हम लोग मशीन लर्निंग में स्क्वायर करते हैं। इसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखो तो आपको कुछ पॉजिटिव एरर्स आते हैं और कुछ नेगेटिव एरर्स आते हैं। कुछ प्रिडिक्शन लाइन के ऊपर है, कुछ प्रिडिक्शन लाइन के नीचे है। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो आपका जो एरर है वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सारे का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, सारे एरर का क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम मॉड्यूलस फंक्शन भी तो ले सकते थे, मॉड ऑफ d1 प्लस मॉड ऑफ d2 प्लस मॉड ऑफ d3, ये भी ले सकते थे, इसमें भी तो हमारा सॉल्व हो जाता। इस फंक्शन का ना एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है जो मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आपने इस फंक्शन का कभी डायग्राम प्लॉट किया होगा तो वो कैसा होता है, ऐसा होता है। क्या ये मॉड्यूलस फंक्शन है, हाँ या ना बोलो। ये कभी भी आउटपुट नेगेटिव देगा नहीं और जीरो पे जीरो वैल्यू। अब ये फंक्शन का ड्रॉबैक ये है कि इट इज अ नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो शार्प टर्न, ये शार्प कर्व वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और इसके डेरिवेशन में, इस एल्गोरिथम के डेरिवेशन में हमने डिफरेंशिएशन को यूज किया, इसीलिए हमने मॉड्यूलस फंक्शन को नहीं यूज किया और स्क्वायर को यूज किया। ठीक है, तो एरर फंक्शन कैसे बन रहा है वो क्लैरिटी आ रही है। अब मैं इसी को थोड़ा फैंसी फैंसी तरीके से लिख देता हूं कि एरर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द डिस्टेंस वेर आई इज इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इज बेसिकली नंबर ऑफ डेटा। पहले देखो मॉड्यूलस देखने से डर तो लगता है, बट ये बहुत आसान चीज बता रहा हूं। ठीक है, एरर क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, यहां तक क्लैरिटी है। अब ये अगर आप ध्यान करो तो ये डिस्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो एक्चुअल डेटा है ये तो आपका y है, मान लो y i, y1 y2 y3, तो डेटा पे डिपेंड करता है। अब ये कौन सा है मेरे को नहीं पता, मैंने y i ले लिया। और ये जो नीचे वाला है ये तो मेरा प्रिडिक्शन था, उसको मैं y i हैट बोलता हूँ। हैट जो होता है ना, हैट, ये मशीन लर्निंग की दुनिया में प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो y i है और y i हैट है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही मेरा डिस्टेंस है। यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर आना चाहिए कि मैं स्क्वायर पे कर पा रहा हूँ। तो y जो मेरा डिस्टेंस है बेसिकली वो y i और y हैट के बीच का डिफरेंस ही तो है। y i माइनस y i डैश के बीच के डिफरेंस को मैं अपना डिस्टेंस बोल रहा हूँ, और मैं उसके स्क्वायर का समेशन को एरर बोल रहा हूँ। तो बेसिकली जो मेरा एरर फंक्शन है वो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन तो रहेगा। डी आई की जगह आप लिख दो वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। ये मेरा एरर फंक्शन है, ये मेरा एरर फंक्शन है। यहाँ तक क्लैरिटी है, एरर फंक्शन आ गया, वो क्लियर, क्लैरिटी समझा, हाँ या ना, थम्स अप हाँ या ना कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। इमरान ने हैंड रेज किया, थैंक यू, ओके। ठीक है, यस, ओके, थैंक यू रोशन। तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि एम और बी की तो बात ही नहीं हो रही भाई, एम और बी तो निकालना है, उसकी बात करता हूँ। एक बात सोचना जरा, ये जो वाई आई हैट है जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो बेसिकली जब मैंने इनपुट को एक्स एम से मल्टीप्लाई किया प्लस ये आई इनपुट ले रहा हूँ क्योंकि आई था आउटपुट, प्लस जब उसको बी से ऐड किया तब तो जाके मेरा वाई आई निकला होगा। वाई आई क्या है, यानी कि जो मेरा एक्चुअल एरर फंक्शन है वो समेशन ऑफ, ये तो चलो कोई नई बात नहीं, वाई आई माइनस और वाई हैट की जगह ये लिख दिया तो एन एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है आपका एक्चुअल में लीनियर रिग्रेशन का एरर फंक्शन।
ठीक है। अब देखो, अब अलग अलग m की वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग एरर आएगा और अलग अलग b की वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग एरर आएगा। आपको m और b का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसका एरर एकदम कम हो, जिसका एरर एकदम कम हो। तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस डिस्कशन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। सिर्फ m के टर्म में एक तरफ देखेंगे कि m के चेंजेस से e कैसे चेंज हो रहा है और b के चेंजेस से e कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं b को 0 बोल दूं, ठीक है, तो मेरा जो नया एरर निकल के आता है दैट इज समेशन ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई, क्योंकि b तो 0 हो गया उसका स्क्वायर। और एक चीज और है यहाँ पे अगर m को 1 कर दो तो मेरा एरर जो है, अब ये खाली फंक्शन ऑफ m है क्योंकि b तो इसमें है नहीं, और ये खाली फंक्शन ऑफ b होगा क्योंकि m तो एक कांस्टेंट वैल्यू 1 हो गया। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ वाई आई माइनस एक्स वन माइनस बी द होल। तो यहाँ पे e खाली m पे डिपेंड करता है और यहाँ पे e खाली b पे डिपेंड करता है। मैंने जानबूझ के खाली 2 मिनट के लिए सेपरेट किया, आपको दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग m पे e कैसे चेंज होगा और अलग अलग b पे एरर कैसे चेंज होगा। आपको m और b का ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसमें एरर आपको मिनिमम है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने क्या किया, ये इक्वेशन लिया, ठीक है, आपने अलग अलग इनपुट लिए और अलग अलग m की वैल्यूज ट्राई की। तो आपने x एक्सिस पे क्या किया, m ड्रॉ कर दिया और y एक्सिस पे एरर, और आपने एक्सपेरिमेंटेशन किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग m की वैल्यूज दी और मान लो आपको कुछ ऐसा कुछ कर्व मिल गया। मान लो कि जब m की वैल्यू इतनी थी तो एरर इतनी थी, जब m की वैल्यू थोड़ी चेंज की तो एरर है। आपको मान लो एक ऐसा फंक्शन मिला और मान लो b के साथ आपको कुछ दूसरा फंक्शन मिला हो ऐसा, ठीक है, अपने को नहीं पता। ठीक है, ये हो गया एरर वर्सेस बायस। हमको ऐसा m और b का कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहां पे एरर मिनिमम है, जहां पे एरर मिनिमम है। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये तो अलग अलग बात समझ में आ रही है अपने को। अगर मैं दोनों को एक साथ देखूं कि मेरा जो एरर है, मान लो ये, जब मैंने बायस और m को एक साथ प्लॉट किया एरर के साथ, तो मेरे को कैसा प्लॉट मिल रहा था। ठीक है, तो मेरे को एक कोई तो 3D प्लॉट मिलेगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक पिक दिखाता हूँ, मुझे उसके लिए सिर्फ सर्च करना है इक्विलिब्रियम किससे। ठीक है, मैं इससे एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे। तो दिस इज हाउ इट विल लुक। ठीक है, हम लोग इसको बदल- ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ। तो ये क्या है, ये बेसिकली देखो ये पहाड़ है एक, है ना, और ये एक खाई है, ये एक खाई है ना, ये एक खाई है, ये एक पहाड़ है। ठीक है, ये एक खाई है, ये एक छोटा सा पहाड़ है, उसके नीचे खाई है। तो यहाँ पे मान लो ये थीटा नॉट थीटा वन है, हम लोग क्या करते हैं एम और बी लेते हैं हमारे हिसाब से, और यहाँ जो आएगा वो हो जाएगा एरर विथ रिस्पेक्ट टू एम। तो मुझे ऐसा एम और बी लेना है जिसमें एरर मिनिमम हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे को लगता है इस पॉइंट पे एरर मिनिमम है। कलर बदल लेते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा लेता हूँ जो दिखे ये पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर आप देखो तो ये पॉइंट में आपका एरर जो है वो वो मिनिमम है। तो जब एरर मिनिमम हो गया तो आपने देखा कि ये मिनिमम एरर के लिए आपका कुछ तो ये मिनिमम एरर के लिए आपका ये एन वैल्यू था। ठीक है, और ये आपका बी वैल्यू था। ठीक है, तो आपने ई और बी का ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब अलग अलग एन वैल्यूज के लिए और अलग अलग बी वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग एरर की वैल्यूज मिलेंगी।
आपको ऐसा एम और बी का कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो आपको बताएगा कि एरर सबसे कम हो। तो इतना तो मेरे को मैं मतलब बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, कि आपको पता रहे कि एक टर्म होता है मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि अगर मान लो मेरा एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मुझे अगर एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो मैं बेसिकली dy बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लैरिटी है इस बात का, आया ना? ठीक है, इतना डिफरेंशिएशन मतलब इतना कैलकुलस तो हमने पढ़ा ही होगा कि मैक्सिमा मिनिमा एक फंक्शन का कैसे निकालते हैं। सिंपली मुझे क्या करना होता है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा और डिफरेंशियल को जीरो से इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा y यहाँ पे अगर x पे डिपेंडेंट है, तो मैंने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू जीरो किया। मेरे को पता है यहाँ पे मेरा जो एरर है वो m और b के ऊपर डिपेंडेंट है। एरर इज अ फंक्शन ऑफ एम एंड बी। मेरा एम और बी जब वैल्यू चेंज होगा तो एरर चेंज होगा। तो मुझे अगर एरर मिनिमाइज करना है, तो मुझे पहले अपने एरर को एम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा, और मेरे एरर को बी के रिस्पेक्ट में अलग से पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा। यहां से मुझे एक एम मिलेगा और यहां से मुझे एक बी मिलेगा। इस एम और बी के कॉम्बिनेशन से मेरे को ऐसा एम और बी का कॉम्बिनेशन मिलेगा जहां पे मेरा एरर मिनिमम हो। तो समझ में आया? तो हमें ई का इक्वेशन पता है। आगे की जर्नी अब दिमाग नहीं लगाना, अब सिर्फ मैथ्स लगाना है कि भाई ई को एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और ई को बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। दोनों डिफरेंशियल को जीरो से इक्वेट करके एम और बी की वैल्यू निकाल दो। ये क्लैरिटी है, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। आई होप क्लैरिटी होगी यहाँ पे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है, थैंक यू आशीष, कभी कभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थैंक्स टू यू, तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, अब तो मेन जो कॉन्सेप्ट जो आपने पकड़ लिया, अब आपको सिर्फ मैथ करना है, डेरिवेट करना है। चलेंगे, ई को अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ई अपना क्या था, एक बार वापस लिख देता हूँ, समेशन ऑफ। ठीक है, अब मैं आई इक्वल टू वन टू एन में लिख रहा हूँ, वो आप मानी बात है वो। ठीक है, वाई माइनस एम एक्स आई। ठीक है, ई इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स आई माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ई था, अगर आपको याद होगा, वाई माइनस एम एक्स आई माइनस बी द होल। एक सेकंड में अभी एक सेकंड में। चलो, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, एरर अपने को पता चल गया था ना, एरर ये समेशन ऑफ वाई माइनस एम एक्स आई माइनस बी द होल स्क्वायर। अब ये अपने पास एरर है। मैं क्या करूंगा, इस एरर को डिफ्रेंशिएट करूंगा पहले बी के टर्म्स में। ठीक है, और उसको इक्वल टू जीरो करूंगा। तो चलो करते हैं। तो डी बाई डी बी ऑफ एरर क्या है आपका, समेशन ऑफ वाई माइनस एम एक्स आई माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या करना है, जीरो करना है। अब समेशन से घबराना नहीं है। समेशन बेसिकली एडिशन होता है। तो आप इसको बाहर निकाल लो और अपने डिफरेंशियल को आप अंदर ले सकते हो। मैथ का बेसिक सा रूल बता रहा हूँ, वाई आई, ये वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आपको पता होगा यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएशन को सिखा नहीं सकता, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आईटी स्टूडेंट्स हो, आपको आता होगा। तो आपका यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन जो वैल्यू निकल के आता है, टू बाहर आएगा। ठीक है, टू आपका बाहर आ जाएगा, और वाई आई माइनस एन एक्स आई माइनस बी एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सॉरी बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ई को तो हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, यहाँ पे बी आएगा, मैं बी के रिस्पेक्ट में कर,
तो बी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी को, और वो हो जाता है। तो ये चेन टूल है बेसिक डिफ्रेंशिएशन करना। तो 2 है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसको डिवाइड करके जीरो की तरफ लेके जाओगे तो खत्म हो जाएगा, खैर वो बाद में करते चलो। तो ये वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी, ठीक है। अब बी, वाई को बी के रिस्पेक्ट में करोगे तो कांस्टेंट को बी के रिस्पेक्ट में जीरो आएगा, एम एक्स आई भी जीरो आएगा, यहाँ पे खाली आ जाएगा आपको -1 जीरो। अब ये हो जाएगा -2, -2 को मैं जीरो से डिवाइड कर दूंगा तो जीरो ही होगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो समेशन ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब आप समेशन बेसिकली ऐसा होता है, तो आप समेशन को स्प्लिट कर दो, तो समेशन ऑफ वाई आई माइनस समेशन ऑफ एम एक्स आई माइनस समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, एलएचएस और आरएचएस को एन से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, वी आर ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये है समेशन ऑफ वाई और ये है नंबर ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ वाई अपॉन नंबर ऑफ वाई, बेसिकली वाई मीन देगा मुझे, माइनस अगर मैं एन को बाहर ले लूँ तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन मुझे एक्स मीन देगा। अरे मीन यही तो होता है, सबका एडिशन डिवाइड बाय कितने सारे टर्म्स से, माइनस अगर आप देखो समेशन ऑफ बी क्या है, b1 प्लस b2 प्लस b3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये अगर n लिया तो n टाइम्स b बन जाएगा, तो n टाइम्स b अपॉन n इक्वल टू जीरो, यानी कि y डैश माइनस एम एक्स डैश माइनस बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला दिखाया था, अब आपको उसका डेरिवेशन भी आ गया, b इज इक्वल टू y डैश माइनस एम एक्स, ठीक है। तो b इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एम एक्स डैश, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको लिख के दिखा दिया था कि b इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एम एक्स डैश, ठीक है। तो अब हम फटाफट क्या कर लेते हैं, और e को हमने क्या किया, b के साथ डिफ्रेंशिएट किया, अब e को n के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट e बाय n, और उसको इक्वल करूंगा जीरो के साथ, तो d बाई डी एन हो जाएगा हमारा जो e था, दैट वाज समेशन ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई, ठीक है, माइनस बी था, माइनस क्या था बी, तो बी की जगह में ये वाला टर्म पुट कर देता हूँ, वाई प्लस एम एक्स डैश का इक्वल टू बी, ठीक है। अब अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो समेशन बाहर निकाल लो, और ये जो टू है वो बाहर आ जाएगा, तो टू टाइम्स वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस ये भी ये वाई डैश है, ठीक है, माइनस वाई डैश प्लस एम एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका हम लोग चेन रूल के अकॉर्डिंग वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, अब करेंगे एन के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन एन के रिस्पेक्ट में जीरो, इसका हो जाएगा माइनस एक्स आई, ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस एक्स आई और इसका हो जाएगा प्लस एक्स बार, ये भी जीरो हो जाएगा, ये प्लस एक्स। तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बेसिक, अब मैं डिफरेंशिएशन नहीं सिखा सकता ऑब्वियसली, अब टाइम के फ्रेम के बाहर चले जाएंगे और वो आज का टॉपिक भी नहीं है, बट आई होप आपको बहुत ही बेसिक कर रहा हूँ तो वो समझना आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे को क्या मिला, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई डैश प्लस एम एक्स डैश, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स आई माइनस बार इक्वल टू जीरो। -2 को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वो दोनों खत्म हो जाए, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, तो मुझे मिल गया समेशन ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई डैश प्लस एम एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला मिल गया अपने को, बट एम निकालना है तो एम को अलग करना पड़ेगा अपने को, तो हमें हमें क्या करना है, एक काम करता हूँ मैं, एम कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, एम कॉमन ले सकता हूँ आई थिंक सो, तो ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई डैश एक तरफ आ गया, और दूसरी तरफ में माइनस एम कॉमन अगर ले लिया तो एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया,
ठीक है, यहाँ से माइनस एम कॉमन, तो इसके होल मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार और हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एम टाइम्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये पूरा एक समेशन के अंदर है। अब ये समेशन को आप अंदर भेज सकते हो, तो एक तरफ आएगा समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एम टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप एम को उस तरफ ले लो, तो आएगा समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू एम टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। और यहाँ से अपने को फॉर्मूला आ गया एम का, एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार multiplied by xi minus x bar whole upon summation of xi minus x bar का whole square, जहाँ पे समेशन है i इक्वल टू 1 टू n एंड i इक्वल टू 1 टू n। और अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे इसको पहले ही लिखा था, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो दिस इज हाउ द लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। तो इससे अपने को क्या आ गया, एम आ गया। ठीक है, अब आप ट्रेनिंग डेटा में आपके पास y है, तो आप सबका मीन निकाल सकते हो और x का मीन निकाल सकते हो, और हर एक डेटा के लिए आप वाई आई डाल के ये पूरा कैलकुलेट करके एक एम निकाल सकते हो और आप एक बी निकाल सकते हो, और उससे आप एक रिग्रेशन लाइन बना सकते हो जो कि होगा वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस बी। और यही है आपका ट्रेनिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन समझ में आया पूरा कैसे काम करता है? आज पहली बार मैं इतना मैथ्स अभी जा रहा हूँ, यूजुअली हम लोग कोड इसलिए मैंने किया क्योंकि आपको ये अंदाजा होना चाहिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बिना तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, पूरी एआई की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के बिना एआई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, अगर मैथ्स नहीं है ना तो इस दुनिया में एआई नहीं हो सकता। और मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़ चुका हूँ, पब्लिश कर चुका हूँ। एवरी सिंगल थिंग इज मैथमेटिक्स। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पूरे डोमेन में हर एक चीज वो मैथ्स है। अगर आपको मैथ्स नहीं जमता तो आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट योर डोमेन। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा रॉकेट नहीं है, बेसिक डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ही किया है। ठीक है, तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है, हाँ थोड़ा काम करने वाली बात। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया है, फटाफट इसका कोड देख लेते हैं और एसक्यूएल से कंपेयर कर लेते हैं कि अपने को एसक्यूएल जैसा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। जो लोग अभी तक सुन रहे हैं, थोड़ा एक से पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो डी एफ प्लस पी डी डॉट री सी एच पी प्लेसमेंट डॉट सी एच पी, ये आ गया आपको। मैंने क्या प्लॉट किया, देखो मैंने डेटा प्लॉट किया। तो ये अपने को डेटा गिवन था। ठीक है, डेटा गिवन था, एक्स और वाई लिया मैंने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा उसके ऊपर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, एल आर इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन और एल आर डॉट फिट हो गया आपका एक्सट्रीम कॉमा वाई ट्रेन। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक्स एक्स के लिए वाई टेस्ट। अब ये देखो ऐसा लाइन बन रहा है, लाइन दिख रहा है आपको? ये मैंने नहीं बनाया, ये एसक्यूएल ने बनाया। ठीक है, ये क्या बना है, ये देखो हमने एक्स एक्सिस पे एक्स ट्रेनिंग दिया और वाई एक्सिस पे क्या दिया, एल आर डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेनिंग इक्वल टू
तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइन बनता है, और उस लाइन का अगर आपको आप एल आर डॉट कोएफिशिएंट करोगे तो स्लोप भी मिल जाएगा, और एल आर डॉट इंटरसेप्ट करोगे तो आपको बायस भी मिल जाएगा। इस केस में आई थिंक हमको जो स्लोप आया है, एक मिनट मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें। ठीक है, खाली प्रिंट स्क्रिप्ट किया, एसक्यूएल से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया, उसका इंस्टेंस क्रिएट किया और उसको फिट कर दिया। ठीक है, फिट करेंगे, फिट करेंगे ये अपना डेटा है। फिर हमने फिट कर दिया है और अपने को क्या करना है, सीधा प्रिडिक्ट करना है। अब ये मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दिया। ये एम है, ये बी है, और अभी हम लोग जरा देखते हैं एम और बी कैसा दिखता है। अगर मैं एन को प्रिंट करूँ, तो अगर आपको दिख रहा है तो ये अपने को स्लोप आया है और ये अपने को बारिश आया है। ठीक है, अब मैंने खुद से भी ये सेम चीज कोड लिखा था अपने हाथ से भी। तो ये मैंने क्लासेस तो मैंने आपको पाइथन में सिखाए हैं, बट अभी आप समझो। ये मेरा एलआर है, तो इसका नाम मेरा एलआर है। ठीक है, तो मेरा लीनियर रिग्रेशन है ये। मैं इसका इनिशियलाइजेशन क्या कर रहा हूँ, एम और बी, मतलब बाय डिफॉल्ट एम और बी को नल वैल्यू रखो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मेरा एलआर, जैसे यहाँ पे हमने कौन सा क्लास इंपोर्ट किया था जिसका हम इंस्टेंस बनाते हैं ना, इंस्टेंस, अगर आपको याद होगा, ये लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया था ना, तो हमने इंस्टेंस बनाया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा क्लास है जिसका जैसे ही आप इंस्टेंस बनाओगे, उसके अंदर एक वेरिएबल एम और बी अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा, सेल्फ इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, और उन दोनों की वैल्यू नन होगी। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। अब मैंने फंक्शन बनाया। बाप रे। ठीक है, अब मैंने फंक्शन बना फिट और प्रिडिक्ट, जैसे आपने यहाँ पे क्या होगा, एल आर डॉट फिट और एल आर डॉट प्रिडिक्ट, वैसे आप मेरा एल आर डॉट फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आपका इनपुट आएगा। इनिशियली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो है, और मैं आपको इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, और ये वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या करना है अपने को, पहले मैंने क्या किया, फिट कर रहे, ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग डेटा इनपुट ले लिया मैंने। मैं न्यूमरेटर जीरो करूंगा और हर बार न्यूमरेटर को अपडेट करूंगा। किससे अपडेट करूंगा, एक्स ट्रेन, वो आई मतलब जो भी आइट्रेशन चल रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, एक्स ट्रेन माइनस एक्स ट्रेन का मीन मल्टीप्लाइड बाय वाई ट्रेन माइनस वाई ट्रेन का मीन। तो देखो, एक्स ट्रेन माइनस एक्स ट्रेन का मीन मल्टीप्लाइड बाय वाई ट्रेन माइनस वाई ट्रेन का मीन, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है, एक्स ट्रेन माइनस एक्स ट्रेन का मीन इंटू एक्स ट्रेन माइनस एक्स ट्रेन का मीन, जो कि है एक्स ट्रेन माइनस एक्स ट्रेन का मीन इंटू, मतलब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इंटू एक्स ट्रेन माइनस एक्स ट्रेन का मीन। तो आपको समझ में आया, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं लिखी है, बहुत सिंपल चीज लिखी है। और आप न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करोगे तो आपको एम आ जाएगा। और अगर आप बी, तो अपने को सिंपल था ना, बी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वाई डैश माइनस एम एक्स डैश। तो y मीन माइनस जो अभी हमने m निकाला, सेल्फ डॉट एम इंटू एक्स का मीन, ये अपना b हो जाएगा। ठीक है, और प्रिडिक्ट बहुत सिंपल है, जो भी टेस्टिंग डेटा आएगा उसको m से मल्टीप्लाई कर देना, उसमें b ऐड करके उसको रिटर्न कर देना, वो आपका प्रिडिक्ट है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपने आप एक लीनियर रिग्रेशन का जो आप एसक्यूएल से करते हो वो आप खुद भी कर सकते हो। तो चलो इसको अपने डेटा पे टेस्ट करते हैं। एक काम करते हैं। ठीक है, ट्रेन टेस्ट क्लिक किया। देखो, एल आर इक्वल टू मेला एरर, तो आप एसके लर्न से भी कर सकते हो, खुद का भी कर सकते हो। मैंने एल आर डॉट फिट किया, और चलो एल आर डॉट प्रिडिक्ट करता हूँ एक्स टेस्ट जीरो पे। तो प्रिडिक्शन क्या है, जब मैंने फर्स्ट टेस्टिंग डेटा दिया, देखो एक्स टेस्ट जीरो क्या था, 8.5। तो जब 8.5 को मैंने इनपुट दिया तो उसने आउटपुट क्या दिया, 3.8। अगर मैं एसके लर्न पे आ जाऊँ, ठीक है, एसके लर्न पे जब मैंने 8.5 इनपुट दिया था तो उसने आउटपुट क्या दिया था, 3.89। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 3.89, मतलब एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट आया है। पॉइंट तक का भी सेम है, लास्ट में 203 है, और यहाँ पे भी लास्ट में आपको थोड़ा सा
चेंज है, ठीक है, बट अपने को एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एन को प्रिंट करूँ, आई थिंक मैं एन को प्रिंट कर सकता हूँ। रिटर्न नहीं कर रहा ना, मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको वापस से रन करने का। हाँ देखो, यहाँ पे एन क्या आया 0.55, और एस के लर्न के एम में क्या आया था 0.55, और एस के लर्न के बी में क्या आया था -0.89, और हमारे क्वेश्चन में परफेक्ट है, एकदम एक्यूरेट है, 100% सेम रिजल्ट आ रहा है। तो बेसिकली मैं जब मशीन लर्निंग सिखाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एल्गोरिथम की फिलोसफी क्या है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, और हम उसे खुद से कोड कैसे कर सकते हैं, प्लस एसके लर्न से भी कैसे कर सकते हैं। ये कंप्लीट पैकेज आज हमने लीनियर रिग्रेशन से डिस्कस किया। ठीक है, तो एक एमएल मॉडल मैंने सिखा दिया, उतना ही टाइम बचा है, आज आखिरी लेक्चर है। तो बाकी अब आप खुद से एक्सप्लोर करो, अब आप मशीन लर्निंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। डेटा में और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अभी डेटा प्री प्रोसेसिंग खत्म नहीं हुआ था, तो टाइम खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एंड टू एंड एमएल मॉडल देखेंगे, एक प्रोजेक्ट देखेंगे, और फिर मैं लेक्चर को थोड़ा एंड करूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ अभी डाउट है कि आगे बढ़ो? कोई क्वेश्चन है? थैंक यू आशीष। चलो, अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत तबियत से बनाया था मैंने इसको, ध्यान से देखना, अच्छा ध्यान से मतलब अच्छा ही लगेगा। ठीक है, हाँ। तो मैं एक है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट होता है ग्लास डोर करके। ठीक है, ग्लास, ये वेबसाइट बेसिकली जॉब्स के लिए होता है, जैसे जॉब के लिए इंटर्न वाला लिंक्डइन होता है, वैसे ये भी होता है। तो इसमें ना बहुत सारे डेटा होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको स्क्रैप किया। ठीक है, मैंने इसको स्क्रैप किया और एक डेटा बनाया, जिसमें बेसिकली मुझे क्या करना है, एक कंपनी ने जॉब का पोस्ट डाला है कि मुझे ना हायर करना है लोगों को। ठीक है, एक जॉब ओपनिंग डाली है, तो मैंने उस जॉब ओपनिंग का सारा डेटा निकाल लिया, उस कंपनी का सारा डेटा निकाल लिया, और एक डेटा बेस ग्लासडोर अंडरस्कोर जॉब्स डॉट सीएसवी में आपको रेडीमेड दे दूंगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब वो डेटा दिखता कैसे? डेटा में है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो जो भी लिखा होगा कि किस टाइप का जॉब चाहिए वगैरह वगैरह। रेटिंग है कंपनी का, रेटिंग है कंपनी का, कंपनी का नाम है, कंपनी का लोकेशन है, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है वो है, कंपनी का साइज है, कंपनी कौन से ईयर में फाउंड किया था वो है, प्राइवेट है कैसा है, टाइप ऑफ ओनरशिप है, कौन से इंडस्ट्री में काम करता है, कौन से सेक्टर की कंपनी है वो है, कंपनी का एनुअल रेवेन्यू कितना है, तो इस कंपनी का 50 to 100 मिलियन डॉलर है, इसका तो $2 बिलियन है ना, और उसके कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं है, उसका डेटा मैंने निकाल के रखा है। और सैलरी एस्टिमेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो जॉब टाइटल क्या ऑफर कर रहा है और क्या सैलरी देने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ग्लास डोर एस्टिमेट है, मतलब ये एक्चुअली में ग्लास डोर के मशीन लर्निंग मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, हम इसको रियल मानते हैं, और इसी डेटा को हम ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि जब एक बंदा फॉर्म फिल करे, मतलब कि वो अपना जॉब टाइटल बताए, जॉब डिस्क्रिप्शन बताए, कौन सी कंपनी का है वो सब बताए, तो हम उसकी सैलरी ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट करके दे देंगे। ठीक है, हम उसकी सैलरी प्रिडिक्ट करें, तो सैलरी प्रिडिक्शन का मतलब एक रिग्रेशन एल्गोरिथम का अपने को काम करने का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अपना डेटा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेटा आप और फेमिलियर होते जाओगे। ये तो हेड टेल दिखा है खाली, अब यहाँ पे इनको अगर आप देख लो, तो टोटल 956 कॉलम्स है, और सारे जो है वो नॉन नल है। ठीक है, एक भी नल नहीं है, तो वो अच्छी बात है। अगर डिस्क्राइब करूँ, ठीक है, तो रेटिंग जो एवरेज रेटिंग है यहाँ पे कंपनीज का 3.6 है, एवरेज फाउंडेड 1774 है, तो काफ़ी पुरानी पुरानी कंपनीज भी हैं, कुछ नई कंपनीज भी हैं, ऐसा नहीं है सारे टाइप की कंपनीज हैं। 30 साल तो है ही, ठीक है, नल में है।
956 रोज है, 15 कॉलम। अब यहाँ पे डेटा क्लीनिंग करते हैं, मुझे यहाँ पे 5 चीजें करनी। पहला चीज देखो, सैलरी क्या है। यहाँ पे सैलरी एक रेंज है, 99,000 से लेके 178,000 के बीच में। मुझे एक नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रिडिक्शन करना है ना कितना डॉलर। तो एक नंबर चाहिए मुझे। तो पहली बात तो सैलरी का वो रेंज को हटा के एक नंबर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली एवरेज नंबर से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा, कंपनी नेम। अगर आप कंपनी नेम पे जाओ तो देखो, कंपनी नेम के बाद में उस कंपनी का रेटिंग भी आ गया गलती से। तो यहाँ पे रेटिंग 3.9 है, और यहाँ पे कंपनी नेम दिया है और आगे 3.9 3.6 है ना। तो अपने को सिर्फ कंपनी नेम की रेटिंग हटा देंगे वहां पर से। और क्या कर सकते हैं हम लोग। तीसरा है स्टेट फील्ड। स्टेट फील्ड यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट लोकेशन दिया है। अभी लोकेशन में क्या है, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन वगैरह। तो वो कौन से स्टेट का है बेसिकली वो निकाल लूंगा। ठीक है, वो निकाल लूंगा। और एज ऑफ द कंपनी निकालेंगे, क्योंकि अपने को एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ईयर ऑफ फाउंडेशन। अब कोई ईयर ऑफ फाउंडेशन लेके कोई मतलब नहीं है, तो बेसिकली उससे मैं एज निकाल सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन के हाइलाइट्स को मैं पास कर सकता हूँ। मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या पाइथन वर्ड का जिक्र हुआ है, क्या एक्सेल वर्ड का जिक्र, मतलब बेसिकली जॉब में क्या चाहिए उनको, वो मैं निकालूंगा। तो ये डेटा क्लीनिंग मैं करने वाला हूँ, आप और भी कर सकते हो। ठीक है, आप सैलरी पास करते हैं। तो पहली बात तो मैं कहीं कहीं पे क्या, इस डेटा में ना एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जहां पे भी नल वैल्यूज है वहां पे -1 लिखा गया है नल वैल्यूज की बजाय। तो मैंने सारे नल वैल्यूज जो नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, वो डेटा फ्रेम मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब मेरे पास 742 रोज बचे। पहले मेरे पास 956 रोज थे, उसमें से कुछ रोज के पास नल वैल्यूज, अराउंड 200 रोज के पास। ठीक है, तो ऑब्वियसली डेटा बहुत छोटा है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बट अभी ठीक है, जो भी है वही है। अब देखो, अब सैलरी को मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। किसके बेसिस पे, ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो मैंने डीएफ सैलरी एस्टिमेट पे क्या किया, लैम्बडा फंक्शन लगा दिया, और सारे रोज पे मैंने स्प्लिट मार दिया बेस्ड ऑन दी ओपनिंग पैरेंथेसिस। और स्प्लिट मारने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है स्प्लिट का, उसको निकाल दिया। तो अगर आप अभी सैलरी देखो तो पहले क्या लिखा था, देखो अगर आप पहले देखोगे तो पहले यहाँ पे था ना सैलरी में, ये रेंज था और उसके आगे लिखा था ग्लास डोर एस्टिमेट। तो अब वो ग्लास डोर एस्टिमेट चला गया। ठीक है, अब वो ग्लास डोर एस्टिमेट चला गया। तो दिस विल रिमूव द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सैलरी विच इज ग्लास डोर एस्टिमेट, वो चला गया। अब आपके पास ये रेंज बचा। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने एक चीज और नोटिस की जब मैं डेटा को एक्सप्लोर कर रहा था, कहीं कहीं पर बीच बीच में ऐसा लिखा है एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड सैलरी या पर आवर। यानी कि दो चीज है, एक तो नॉर्मल आपका सैलरी रेंज है, कहीं कहीं पे रेयरली उन्होंने सैलरी रेंज के आगे ना ये लिख दिया एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड सैलरी। अब इसका मतलब क्या है मेरे को नहीं पता, पर लिखा है तो काम करना पड़ेगा। और कहीं कहीं ना आर्ली बेसिस पे भी है, मतलब हो सकता है वो कंपनी उस बंदे को आवरली बेसिस पे हायर करना चाहती है और पर आवर का पैसा देगी। तो ये दो चीजों को अपन निपटेंगे। पहले क्या करते हैं, हर जगह से के और डॉलर निकाल देते हैं। अपने को रेंज चाहिए भाई, अज्यूम कर रहा हूँ कि $1,000 में होगा। अब आप डेटा साइंटिस्ट बन के $50 का जॉब तो करोगे नहीं, $1,000 में ही काम करोगे या $100 में काम करोगे। तो मैं के और डॉलर की मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैंने अगेन लैम्बडा फंक्शन लगाया और सारे रोज में एक साथ रिप्लेस मार दिया। के को रिप्लेस कर दो विथ नथिंग एंड डॉलर को रिप्लेस कर दो विथ। तो ये हो गया सैलरी माइनस के डी, के मतलब 1000 और डी मतलब डॉलर। अब आप देखो तो आपको एक अच्छा सा रेंज दिखकर आ रहा है। ठीक है, अभी भी आप देखो तो एम्प्लॉय प्रोवाइडेड सैलरी रहेगा, पर आवर रहेगा, क्योंकि उसके साथ हमने डील अभी नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ, देखो एक मैंने यहाँ पे एक तरकीब सोचा कि ये आवरली बेसिस पे सैलरी दे रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो मेरे को इसको लूज नहीं करना है। तो मैंने एक नया कॉलम बना दिया डीएफ आवरली। मैंने एक नया कॉलम बना लिया डीएफ आवरली, और मैंने बोला अगर किसी भी सैलरी एस्टिमेट में लैम्बडा फंक्शन लगा के देखा
इफ पर आवर इन एक्स, मतलब उस रो में अगर पर आवर है तो क्या करना है आपको, अगर किसी में भी पर आवर है, ठीक है, तो आपको रिटर्न करना है वन। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया, इसको रीड कैसे करते हैं, रिटर्न वन इफ पर आवर इन एक्स एल्स रिटर्न जीरो। मतलब कि एक नया कॉलम बना है आवरली, उसमें दो वैल्यूज होंगे, जीरो या तो वन। अगर किसी भी सैलरी एस्टीमेट के अंदर पर आवर मिलेगा तो वन लिख देना आवरली में, और अगर किसी भी सैलरी एस्टीमेट में पर आवर नहीं मिलेगा तो आवरली के अंदर जीरो डाल देना। तो जो आपका नया बना आवरली, आपको दिखाता है, इसमें जीरो वन जीरो वन जीरो वन है। खैर यहाँ पे पर आवर नहीं है, पर अगर आप देखो डी एफ आवरली डॉट इन तो जीरो वन। समझ में आ रहा है मैं डेटा के साथ कैसे खेल रहा हूँ, हाँ या ना, जल्दी से कंफर्मेशन। यहाँ पे कोई डाउट है या क्लैरिटी है? ऑलराइट, थैंक यू। क्लैरिटी आई होप यहाँ तक अपन बेसिक करें। थैंक यू, थैंक यू। चलो यहाँ आ जाते हैं एम्प्लॉय प्रोवाइडेड पे। अब एम्प्लॉय प्रोवाइडेड मैंने क्या किया, इसका भी एक नया कॉलम बना दिया क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रहा था मुझे। और मैंने एक सैलरी एस्टीमेट में एम्प्लॉय प्रोवाइडेड होगा तो आपका वन आ जाएगा, एल्स जीरो आ जाएगा। तो हमने दो नए कॉलम्स ऐड किए, आवरली और एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड। ये भी एक तरीका होता है, आप नए कॉलम्स भी बना सकते हो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करना और आपको क्लीन भी करना है। अब देखो, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मेरे पास सैलरी एस्टिमेट जो है वो ऐसे नंबर है 53 to 91, है ना, ये के और डॉलर तो हटा दिया हमने और ये भी हटा दिया लास्ट डॉलर एस्टिमेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस के डी जो था मेरे पास, माइनस के डी, उसमें से पर आवर अगर कहीं है तो उसको कुछ नहीं से रिप्लेस कर दो, और एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड सैलरी है तो उसको भी हटा दो, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो क्योंकि मैंने अलग से कॉलम बना दिया है। अब आप देखो तो मेरे को एक बढ़िया सा माइनस एच आर, माइनस आवरली, ठीक है, आवरली और एम्प्लॉय प्रोवाइडेड। तो अब मेरे को एक अच्छा सैलरी मिल गया जिसमें सिर्फ रेंज है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रेंज से मिनिमम सैलरी एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। कैसे, मैं स्प्लिट मारूंगा बेस्ड ऑन दी हाइफन, स्प्लिट मारूंगा बेस्ड ऑन दी हाइफन, तो दो चीज मिलेगा, एक तो 200 मिलेगा और एक तो 250 मिलेगा। तो जो हाइफन के बाद का जो पहला एलिमेंट है वो मेरा मिनिमम सैलरी, और हाइफन के बाद का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो मेरा मैक्सिमम सैलरी। तो अगर आप देखो तो मेरा जो डेटा है उसमें अब आवरली है, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड सैलरी है, और मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम सैलरी है। हमने शुरुआत यहाँ से की थी, ये देखो, ये हमारी शुरुआत थी और आज हम यहाँ पे आ गए। और भी आसान कर दो आपका काम, तो एवरेज सैलरी बना दो। बी एवरेज सैलरी क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय टू। तो आपने शुरुआत इस रेंज से किया था और आपने खत्म इस नंबर से किया जो आपका y है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आउटपुट है आपके मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो आप सोच सकते हो बोलने में और देखने में इतना टाइम लग रहा है, बनाने में तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, कई दिन लगे थे, एक दिन में नहीं। अगर आप रेटिंग देखो तो कुछ कुछ नल वैल्यूज है, ठीक है, रेटिंग जहाँ पे देखो कंपनी नेम टेक्स्ट ओनली मैंने आपको बोला क्योंकि कंपनी के नाम के आगे रेटिंग है। जहां जहां पे रेटिंग -1 है या नल है वहां पे कंपनी नेम बराबर है क्योंकि कोई रेटिंग नहीं है, ठीक है। तो कंपनी टेक्स्ट में क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, इफ रेटिंग इज -1 या लेस देन 0 तो वो नेम एज इट इज रिटर्न कर दो। एल्स अगर कंपनी का रेटिंग कुछ तो है तो आप कंपनी के नेम में से सारे लोग लास्ट के 4 डिजिट हटाकर और एक्सेस वन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कॉलम वाइज जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अभी कंपनी नहीं देखो, ठीक है, कंपनी टेक्स्ट यहाँ पे, कंपनी टेक्स्ट, तो वो पहले क्या था, पहले था टेकोलेट रिसर्च 3.8, अब क्या है टेकोलेट रिसर्च। तो लास्ट का चार चार अल्फाबेट हट गया, 8.3 और स्पेस
स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन होता है। तो नेक्स्ट लाइन 1, 3, 2, 1, 3 और 8, 4, ये 4 डिजिट मैंने हटा दी। ठीक है। तो कंपनी नेम का टेक्स्ट का तो बहुत इजी हो गया, इसमें फाइजर कंपनी भी है, और फाइजर आपको पता होगा कोविड के टाइम बहुत फेमस हो गई थी। ऑटोडेस्क कंपनी, ये सब जानते ही होगे आप, ठीक है, यूज भी करते होगे। तो अच्छे खासी कंपनीज का डेटा है। अब और एक चीज है स्टेट फील्ड। अभी जो लोकेशन है ना, इसमें दो चीज है, एक तो स्टेट है और एक तो सिटी है। मुझे सिर्फ स्टेट चाहिए, मैं सिटी नहीं जानना चाहता। तो मैंने क्या किया, लोकेशन पे स्प्लिट मारा लैम्बडा फंक्शन लगा के, और स्प्लिट किससे मारा, कॉमा से। ठीक है। तो कॉमा के इस पार क्या है, सिटी, और उस पर क्या है, स्टेट। तो मैंने 1 लिखा, तो मेरे को क्या मिल गया, स्टेट मिल गया। अगर आप देखो यहाँ पे, अब देखो, अब मैं एक डेटा ऑलरेडी था, उसको क्लीन कर करके एक नया सबसेट ऑफ डेटा बनाते जा रहा हूँ। पहले आवरली, फिर एम्प्लॉय प्रोवाइडेड, फिर एवरेज सैलरी, फिर कंपनी टेक्स्ट, फिर जॉब स्टेट। अब मेरे को सारे स्टेट की, ठीक है। अगर आप देखो तो जॉब स्टेट का वैल्यू काउंट देखो तो सी है, मतलब आई थिंक ये कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया में जब जब का ये डेटा होगा, आई थिंक ये 2020 का या 2021 का डेटा है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो जॉब था कैलिफोर्निया में था। फिर एमएपी, एनवाई, न्यूयॉर्क, जो भी। एक मिस्टेक और है यहाँ पे, लॉस एंजलिस आ गया। लॉस एंजलिस कोई स्टेट नहीं है, लॉस एंजलिस सिटी का नाम है, और वो कैलिफोर्निया के अंदर ही आता है। ठीक है। तो हम लोग को वो फिक्स करना पड़ेगा, लॉस एंजलिस हटा के हम सीए में डाल देंगे। वो मैं बाद में फिक्स किया है। तो उससे पहले एक और मेरे को चीज सूझी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे दिमाग में चीज आया कि अगर मेरा लोकेशन और हेडक्वार्टर एक ही है, मान लो मेरे को उस कंपनी के हेडक्वार्टर में काम करने का मौका मिला, तो हो सकता है शायद शायद मेरी सैलरी ज्यादा हो बाकियों के कंपेयर में। क्योंकि ऑब्वियसली हेडक्वार्टर में शायद सब इंपॉर्टेंट लोग काम करते हैं और उनकी सैलरी ज्यादा हो, और जो सब ब्रांचेस होती है किसी भी कंपनी का, उनका सैलरी हो सकता है कम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक गैम्पल खेला मैंने, और मैंने एक नया बना दिया कॉलम विद द नेम ऑफ सेम स्टेट, जहां पे लैम्बडा फंक्शन लगा दिया, किस पे, डीएफ पे। इफ लोकेशन इक्वल टू हेडक्वार्टर, देन रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। तो अब आप देखो एक नया कॉलम बन गया सेम स्टेट, और यहाँ पे 1 है, क्योंकि आपका जॉब का स्टेट क्या है, फ्लोरिडा, है ना। और फ्लोरिडा, और आपका जो हेडक्वार्टर वो क्या है, कंपनी के फ्लोरिडा में। तो ये कंपनी बेसिकली अपने एक डेटा साइंटिस्ट को हेडक्वार्टर में ही हायर करना चाहती है। अब इसके पास 1000 एम्प्लॉय है। अब 1000 एम्प्लॉय हेडक्वार्टर में तो नहीं काम करेंगे ना, और भी ब्रांचेस होंगी। पर आपको अगर हेडक्वार्टर में काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है शायद आपकी सैलरी अच्छी खासी हो। तो आप देखो ये हेडक्वार्टर में नहीं है, तो इसकी सैलरी डेटा साइंटिस्ट के लिए 53,000 है, और ये हेडक्वार्टर में, तो इसकी सैलरी 80,000 है। ऑब्वियसली बहुत ही लेम एग्जाम्पल है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सैलरी के पीछे, बट फिर भी मेरे दिमाग में आया था, मैंने किया, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एज ऑफ द कंपनी बहुत ईजी है, क्योंकि ये कोड 2021 में लिखा था मैंने। तो 2021 माइनस ऑल दी एजेस, तो मैंने फाउंडेड ईयर पे मैंने लैम्बडा फंक्शन लगा दिया, और 2021 से माइनस करके मैंने सारा एज निकाल लिया। अब आप 2024 से माइनस करोगे तो यहाँ पे आई थिंक 3 साल बढ़ जाएगा। तो ये कंपनी आज 51 वर्ष की, ये कंपनी 41 वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अब आपको क्या करना है, ये देखो, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, देखो स्किल्स रिक्वायर्ड में क्या है, बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट फील्ड, एग्जांपल मैथ्स, डेटा एनालिसिस। अब देखो ये रियल वर्ल्ड डेटा ना, एक कंपनी को क्या क्या चाहिए फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। पहला चीज क्या है, मैथ्स। पहला चीज है मैथ्स, डेटाबेस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, एआई, 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए फॉर मास्टर्स डिग्री, 5 इयर्स एक्सपीरियंस क्रेडिट फॉर अ पीएचडी एप्लीकेंट। ऐसा मतलब उसको जो भी चाहिए वो कंपनी ने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्या निकाल सकता हूँ, तो मैंने चेक किया कि देखता हूँ कि क्या वो कंपनी पाइथन का डिमांड कर रहा है, या आर का डिमांड कर रहा है, या स्पार्क का, या अमेजोन वेब सर्विस का, या एक्सेल का। ये ऑब्वियसली बहुत ही लेम है, सिर्फ प्रोजेक्ट करने के सीख के लिए। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, और भी कॉम्प्लेक्स चीजें बनानी पड़ेंगी, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया, पाइथन येस नो। जॉब डिस्क्रिप्शन पे लगाया लैम्बडा फंक्शन, इफ पाइथन इन एक्स रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। और वैसे ही आर यस नो, स्पार्क यस नो, एक स्पार्क इन एक्स, देन रिटर्न 1, ऐसा करके पांचों कर दिया मैंने, और लास्ट में मुझको डेटा मिला ऐसा।
ठीक है। एवरेज सैलरी, कंपनी टैक्स, जॉब स्टेट, सेल स्टेट, एज ऑफ द कंपनी, पाइथन यस नो, आर यस नो, स्पार्क यस नो, एडब्ल्यूएस और एक्सेल। ये कंपनी को पाइथन का भी बनना चाहिए और एक्सेल का भी बनना चाहिए। इसको पाइथन भी चाहिए, मतलब पाइथन अगर आप देखो मोटा मोटा सबको चाहिए। हो सकता है किसी को स्पार्क चाहिए। स्पार्क क्यों कर यूज होता है? बिग डेटा में, ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है, बड़ा डेटा है तो स्पार्क लगेगा। एक्सेल तो भाई ऑलमोस्ट सबको चाहिए। तो अब यहां तक बेसिक मेरा क्लीनिंग खत्म हुआ। अब यहां से मैं ईडीए चालू करूँ। एक चीज और है, एक चीज और है। यहाँ पे टाइटल देखो, टाइटल डेटा साइंटिस्ट, हेल्थ केयर डेटा साइंटिस्ट, है ना, बहुत सारे अलग अलग। दोनों का काम डेटा साइंस ही है, अभी इसमें हेल्थ केयर ले दिया। तो मैंने क्या किया, टाइटल सिंप्लीफायर एक फंक्शन बना। टाइटल सिंप्लीफायर एक फंक्शन बना। जो भी आप टाइटल दोगे, अगर उसमें डेटा साइंटिस्ट है तो डेटा साइंटिस्ट रिटर्न करेगा। वो हेल्थ केयर डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे एथलीट डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे माइनिंग कुछ भी हो, अगर डेटा साइंटिस्ट वर्ड है तो डेटा साइंटिस्ट रिटर्न करेगा। डेटा इंजीनियर, एनालिस्ट, मशीन लर्निंग मैनेजर और डायरेक्टर के लिए मैंने बना दिया। और सीनियोरिटी भी, अगर वो सीनियर लेवल, अगर टाइटल में एसआर लिखा है या सीनियर लिखा है या एसआर डॉट लिखा है या लीड लिखा है या उन्होंने क्या लिखा है, प्रिंसिपल लिखा है, तो आप रिटर्न करो सीनियर। ये फंक्शन बना रहा हूँ। अगर टाइटल के अंदर जूनियर है या जेआर डॉट है तो आप रिटर्न करोगे जेआर। अगर दोनों ही नहीं है तो आप रिटर्न करोगे एन। अब मैंने उस जॉब टाइटल के ऊपर टाइटल सिंप्लीफायर लगा दिया और मुझे पता चला कि टोटल 279 टाइटल्स में डेटा साइंटिस्ट है। 184 में अपने को पता नहीं, कुछ अलग ही होगा। 119 डेटा इंजीनियर का जॉब है, 102 एनालिस्ट है, 22 मशीन लर्निंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, 22 मैनेजेरियल रोल का रिक्वायरमेंट है और 14 डायरेक्टोरियल रोल का रिक्वायरमेंट। तो देखो, दिस इज हाउ यू प्ले विद डेटा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन निकाल लिया मैंने डेटा में, जो कि कैटेगोरिकल है बट फिर भी निकाल लिया। और एक दिन का प्रोजेक्ट भी, एक हफ्ते का, ये पूरा बनाने में 1 हफ्ते का टाइम लगा। तो जब आप टाइम स्पेंड करते हो डेटा के साथ, टेक्निक्स के साथ, लैम्बडा फंक्शन आप सीख गए और भी दूसरे फंक्शन सीख गए, तो आप बेटर होते जाओगे टाइम के साथ। ठीक है। सीनियोरिटी में 220 सीनियर लेवल है, 2 जूनियर है और एन ए 520 है। जूनियर लेवल कोई लिखता नहीं जीआर, तो आप अज्यूम कर लो वो सारे जूनियर लेवल से। ठीक है। और मैंने लॉस एंजलिस को भी फिक्स कर दिया। लॉस एंजलिस को सीए में डाल दिया। और तो अब सीए का काउंट 151 से 152 हो गया। अब लॉस एंजलिस हार गया। ठीक है। एक और चीज की, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन लेंथ, मैंने ऐसा सोचा कि अगर जो कंपनी लंबा चौड़ा लेंथ डाल रही है, मतलब बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन, तो हो सकता है उसकी सैलरी ज्यादा हो और छोटे डिस्क्रिप्शन में कम सैलरी। तो मैंने क्या किया, जॉब डिस्क्रिप्शन का लेंथ निकाल लिया और वो मेरे को डिस्क्रिप्शन लेंथ कॉलम मिल गया, एक नया कॉलम। और मैंने क्या किया, कॉम्पिटिटर्स काउंट किया। तो मैंने कॉम्पिटिटर जो आपका कॉलम था उसका का लेंथ, उसको बेसिकली कॉमा से स्प्लिट किया। तो अगर आपका जो कॉम्पिटिटर कॉलम था उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर के नाम लिखे थे, तो मैंने क्या किया, जो भी कॉमा था उसको स्प्लिट करके उसका लेंथ निकाल दिया। क्यों? देखो, कंपनी के कॉम्पिटिटर ज्यादा है, तो हो सकता है वो अच्छे डेटा साइंस को हायर करे, तो हो सकता है वो ज्यादा सैलरी दे, ऐसा हो सकता है। मेरा असम्पशन है, मेरा डेटा को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। और मैंने और एक चीज रखा है यहाँ पे, अगर कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो तो रिटर्न 0। ठीक है। तो अगर आप देखो, ये कॉम्पिटिटर देखो, इसका कॉम्पिटिटर क्या था, -1, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। इसका क्या था, इसके कई सारे कॉम्पिटिटर्स है, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, कॉमा, ये सब कॉम्पिटिटर्स के नाम। एक चीज और है यहाँ पे एक्चुअली, आपको ये डेटा डिपेंडेंट है। जहां से मैंने डेटा लिया वहां पे लिखा था कि जो आपका आवरली है, आवरली सैलरी, अगर आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली आवरली को एनुअल में 2 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक मुझे तो समझा नहीं, बट वहां पे मेंशन था लास्ट डोर पे, तो मैंने कर दिया। ठीक है, आप भी कर ही देना। तो अब बेसिकली क्या आ रहा है, देखो, आवरली इक्वल टू 1, आवरली मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी, दैट इज योर 3448 ऐसा। तो ये अब आपको थोड़ा लग रहा होगा, हाँ एनुअल सैलरी के रेंज में आ गया।
ठीक है। तो ये था अपना डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसके बाद आता है ईडीए। मुझे बस ये जानना है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या सोच के मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या टूल्स और टेक्निक्स लगाई है मैंने, क्या फंडा अपनाया है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी है, कुछ नया आपको थोड़ा थिंकिंग लेवल थोड़ा बढ़ा। ठीक है। थैंक यू फॉर दी अफर्मेशन। और आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि एक्चुअल में डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनता कैसे। ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत टफ हो। टाइम की बात है, आप कितना टाइम दे पाते हो। ठीक है। अभी आपको दिख रहा है यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं नहीं बना पाता, अरे इतने साल काम करने के बाद ये प्रोजेक्ट बनाने को 1 हफ्ता लग गया, तो आपको तो 1 महीना भी लगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है। टाइम देना आपको पड़ेगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़कर अब थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। ईडीए देखो, अभी मैक्सिमम सैलरी आपका जो एवरेज सैलरी है उसका एवरेज अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज 100,000, मतलब सोचो अमेरिका में अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन गए, और 2021 की बात कर रहा हूँ, आज तो और भी होगा, $100,000 कितना होता है भाई देखते हैं। 100 के डॉलर इन रुपीज साल का। अरे बाप रे। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 82 लाख रुपीज एवरेज सैलरी है यूएस में डेटा साइंटिस्ट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ इंडियन रुपीज। ठीक है। तो ये फील्ड काफी एक्साइटिंग फील्ड है। इंडिया में इतना नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, यूएस में बहुत मिलता है। ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, कल से क्या करते हैं आप, वीजा की ये करना, वीजा की अप्लाई, डिग्री कंप्लीट। यहाँ आ जाते हैं फटाफट। अब मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। हिस्टोग्राम पे मैंने थोड़ा प्री प्रोसेसिंग नहीं किया। ये अगर आप देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्क्यूड डेटा है, बट अब मैं नहीं किया मैंने उसका काम, आप कर सकते हो। अगर आप देखो मैक्सिमम कंपनीज का रेटिंग क्या है, 3 से 3.5 के बीच का रेटिंग है मैक्सिमम कंपनीज। अगर आप देखो सैलरी, तो मैक्सिमम सैलरी क्या है आपको, अराउंड $100,000। कुछ कंपनीज हैं जो $250,000 की भी सैलरी दे रही है। ठीक है। 250 मतलब आप इमेजिन करो, ऑब्वियसली सीनियर लेवल होगा, उसके लिए आपको पीएचडी वो सब करना पड़ेगा, बट आई थिंक ये 2 करोड़ रुपए 1 साल। ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो सीनियर लेवल पे, मैनेजोरियल लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे हायर करती है 2-2 करोड़ की सैलरी पे पर एनम पर ईयर। ठीक है। तो काफी एक्साइटिंग है ये। एज अगर आप देखो तो कुछ कंपनीज है जिनकी उम्र 250 साल की, मतलब पुराने से पुरानी कंपनी और नई से नई कंपनी। तो ऑब्वियसली जितनी पुरानी कंपनी उतनी एस्टैब्लिश्ड होगी, उतनी बड़ी होगी, और उतना हायर सैलरी भी वो आपको देगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लेंथ कुछ कुछ ने 10,000 लेंथ भी डाला है, और एवरेज 4,000 लेंथ के आसपास है। बॉक्स प्लॉट आपको देख सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस और आउटलायर, उसका भी डिस्कशन नहीं करता। यहाँ पे मैंने हाँ, यहाँ पे मैंने ना कुछ आपके कैटेगोरिकल डेटा के लिए, तो मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे बॉक्स प्लॉट बनाए और फॉर लूप में बना दिया। तो मैंने पहले क्या किया, आप भी ये टेक्निक यूज कर सकते हो। जितने भी मेरे कैटेगोरिकल वैल्यूज थे, कैटेगोरिकल कॉलम थे, उनको एक साथ ले लिया मैंने डीएफ कैट में। ठीक है। तो डीएफ कैट के जो कॉलम्स है, जैसे लोकेशन है, हेडक्वार्टर, साइज, टाइप ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्री वगैरह, तो ये सारे मेरे कैटेगोरिकल फीचर्स को मैंने एक साथ डीएफ कैट में ले लिया। और फॉर आई इन डीएफ कैट डॉट कॉलम, हर कॉलम का मैंने क्या किया, एक चार्ट बना दिया। ठीक है। क्या कर दिया चार्ट, अभी इसमें तो देख नहीं रहा, और आपको ये दिखा, ये। तो अगर आप देखो तो साइज ऑफ द कंपनी है, और ये सैलरी है। ठीक है। ये क्या है, सैलरी। तो अगर आप देखो जो कंपनी का सबसे ज्यादा, मतलब 1,000 से 5,000 एम्प्लॉइज है, वो सबसे ज्यादा आपको सैलरी दे रहे। आई थिंक वो काउंट बता रहा है, सैलरी बता रहा है, अच्छा लेंथ बता रहा है ग्राफ। कैटेगोरिकल एक्स क्या है और वाई क्या है, कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल। ठीक है। तो ये बात, आई थिंक ये नंबर ऑफ कंपनी है। ओके। और ये बता रहे कि कौन नंबर ऑफ कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक, तो वो सब है। तो ये अभी ये देखो आप आईटी, मतलब अगर आप देखो तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज डेटा साइंटिस्ट हायर करना चाहती है। फिर आता है आपका कौन सा है,
बायोटेक एंड ये सब है। तो ये सब और इन्फॉर्मेशन है। देखो जिन कंपनीज का 10 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा डेटा साइंटिस्ट हायर करना चाहती है। फिर कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली पुरानी कंपनी है, डेटा ज्यादा होगा तभी डेटा साइंटिस्ट हायर करेंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अगर आप हेड क्वार्टर्स लोकेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने बनाई है ब्याज के पिवट टेबल बनाया। मैंने क्या किया, जॉब टाइटल और एवरेज सैलरी देखा तो सिक्स। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, जो मैं बोलता हूँ इंडिया में एंट्री लेवल जॉब क्या है, डेटा एनालिस्ट, तो आपका सैलरी कम होगा। अगर आप डेटा इंजीनियर बन गए फर्स्ट जो था तो 105। अगर आप डेटा साइंटिस्ट जो सारा करता है वो और बढ़ गया। अगर आप डायरेक्टर बढ़ गए और बढ़ गया। मशीन लर्निंग इंजीनियर को भी अच्छा खासा पैसा है और मैनेजर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें भी मैंने क्या किया, मैंने सेम अब क्या किया, अब अंदर सीनियोरिटी का भी टिक डाल दिया कि भाई जूनियर और सीनियर का भी देख लो। तो अगर आप देखो जूनियर को सैलरी कम है, सीनियर को ज्यादा है ना, तो वो तो ऑब्वियस की बात है, सीनियोरिटी के साथ सैलरी बढ़ेगा। और एक और मैंने स्टेट के साथ भी लगा दिया। भाई कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में आपको वैल्यूज एवरेज सैलरी एग्रीगेट फंक्शन आई थिंक ये बेसिकली काउंट बताओ कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे। हाँ ये एवरेज सैलरी है, ये एवरेज सैलरी नहीं है, कुछ तो है। ठीक है वो नीचे करेक्ट है। एवरेज सैलरी यहाँ पे आई थिंक नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग, ये एवरेज सैलरी नहीं है, ये नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग है। नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग मतलब इस स्टेट में इतना जॉब के वगैरह। ठीक है, तो आप मैं आपको नोटबुक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने ना जॉब स्टेट वाइज एवरेज सैलरी निकाली है, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो सबसे ज्यादा जो जॉब था वो कैलिफोर्निया में था, लेकिन सबसे हाईएस्ट सैलरी आपका आपको डीसी में मिलेगा और कैलिफोर्निया में उससे थोड़ा कम। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इंडिया में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और यहाँ पे सैलरी ज्यादा होंगी और बाकी जगह सैलरी कम होंगी। और भी काफ़ी कुछ मैंने किया है यहाँ पे। और देखो अगर आप देखो तो वो जो मतलब रेवेन्यू के हिसाब से उनको पाइथन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉलम पाइथन डाला। तो अगर 1 to 2 बिलियन है तो वो लोग को पाइथन चाहिए, है ना। तो ये भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक चीज़ है जो काफ़ी देखने में अच्छी लगती है, जॉब डिस्क्रिप्शन पे मैंने वर्ड क्लाउड बनाया। इसको बोलते हैं वर्ड क्लाउड। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड क्लाउड। अब ये जो वर्ड क्लाउड बनाया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो बड़ा बड़ा जो होगा, जो चीजें ज्यादा बार रिपीट होगी, तो डेटा डेटा बार बार रिपीट हुआ था जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, टीम, सोल्यूशन, बिजनेस सपोर्ट। अगर आप छोटे छोटे में फोकस करो तो टेक्नोलॉजी, डिलीवर, रिसर्च, रोल, और यहाँ पे क्या है देखो डेटा सेट, है ना, प्रोसेस, और अंदर जाओ तो टीम मेंबर, ये सब। ये वर्ड क्लाउड भी आप बना सकते हो, उसका कोड आपको रेडीमेड मिल जाए, यही है, आप अपने हिसाब से यूज कर लो। लास्ट में आता है देखो, अब आपने डेटा प्री प्रोसेस कर लिया, उस ईडीए कर लिया, उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके इनसाइट्स और ट्रेंड्स निकाल दिए। अब आपको मॉडल बिल्ड करना है। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कौन सा यूजफुल है मैंने वो ले लिया। ठीक है, मेरे को जैसे एवरेज सैलरी तो ऑब्वियसली मेरे को प्रेडिक्ट करना है, रेटिंग, साइज, टाइप ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्री, सेक्टर, रेवेन्यू, आवरली, ये सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने निकाल लिए। बाकी सब मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो डीएफ मॉडल में मेरे बहुत सारे डेटा फ्रेम है जो मेरे को चाहिए मॉडल। अब आपको याद होगा pd डॉट गेट डमी हम लोग क्यों करते थे। हम लोग कैटेगोरिकल को क्या 0 और 1 में कन्वर्ट करते थे ना, कैटेगोरिकल को, जिसको वन हॉट एनकोडिंग बोलता था। तो अगर आप देखो सेक्टर कितना है, अकाउंटिंग एंड लीगल का एक सेक्टर है, एरोस्पेस का एक बन गया, एग्रीकल्चर का एक, तो जितने भी सेक्टर थे सारा डिवाइड हो गया। जितने भी इंडस्ट्रीज थे, जितने भी साइज थे, देखो साइज ये सारा क्या हो गया, कैटेगोरिकल था। और ये सारा आपका 0101 वन हॉट एनकोड हो गया। तो अब आप देखोगे अगर, तो मेरा जो नया डी डमी वाला है उसमें 177। ठीक है, फिर मैंने ट्रेन टेस्ट वेट मार दिया उस पर, मेरा वाई एवरेज सैलरी को एक्स से हटा दिया उसको। और मैंने क्या किया अभी मैं आपको लीनियर रिग्रेशन सिखाया सिंपल, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, इसको स्टैट मॉडल डॉट एपीआई, इसको आप लीनियर एसक्यूएल लीनियर रिग्रेशन से भी कर सकते हो, स्टैट मॉडल से भी कर सकते हो यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आपका जो मन करे कर लेना। ठीक है, और आपको ओएलएस याद हो, जो मैंने आपको अभी सिखाया। ठीक है, ओएलएस, लीस्ट ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, है ना। तो वो भी रेडीमेड मिलता है। वो सब करने के बाद अगर आप देखो एक्यूरेसी जो है, मैंने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लिया और उसका जो, क्योंकि ये रिग्रेशन है तो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आ सकता, क्योंकि आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक नंबर दे रहे हो। तो यहाँ पे आता है आपका ये मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि देखो, लीनियर रिग्रेशन का मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, -20। मतलब ये जो भी आउटपुट देगा +-20,000 आपको करना पड़ा। अब ये बहुत खराब है, अब $20,000 का एरर आप नहीं दे सकते। तो नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर shows that how much we are off from the general prediction on average. The output means $20,000. This is absolutely horrendous, but अब देखो डेटा बहुत छोटा था और कॉलम बहुत ज्यादा थे। लैसो रिग्रेशन यूज किया तो वो और वर्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया था, तो उसमें सबसे बेस्ट आया था मुझे खाली $14,000 का ही अप एंड डाउन था। ठीक है, अब ये ट्यूनिंग वगैरह मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मॉडलिंग मैंने नहीं सीखा आपको। तो मेरा मेन फोकस था डेटा क्लीनिंग और ईडीए। बाकी तो आप मॉडलिंग भी कर ही सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का कोड और गेटहब और वो डेटा वेटा मैं सब आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, आज का रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं। तो आई होप आपको सेशन यूजफुल लगा हो, थोड़ा कुछ समझ में आया हो। मैथमेटिक्स की आज हमने देखा, प्रोजेक्ट भी देखा एंड टू एंड एक। ठीक है, थैंक यू आशीष, थैंक यू इमरान, थैंक यू ओमकार, मैं भी एक रिकॉर्डिंग